हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम आपसे डिस्कशन करेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन एक ऑटोनोमिक नर्वस कंट्रोल है। क्योंकि आप बिना कॉन्शियस या अनकॉन्शियस जैसे भी हो, आपका रेस्पिरेशन, जैसे आप स्लीप साइकिल में होते हैं या अवेक साइकिल, मतलब आप सोते होते हैं या जागते होते हैं, आपको रेस्पिरेशन के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इट इज़ ए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। तो किस तरह से आपका ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपके रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करके चलती है, आज इसी को हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बनिए। इसको मैं बहुत इजी वे में एक फ्लो चार्ट के द्वारा और बहुत इजी वे में समझाऊंगा। तो ब्रीथिंग इज ए इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इनवॉलेंट्री का मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वातावरण से ऑक्सीजन लेना और CO2 को हमारी बॉडी से रिमूव करना। In human being have the ability to regulate breathing rate according to the needs of body. ह्यूमन बींग की, मतलब अदर एनिमल बींग में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, पर ह्यूमन बींग में एबिलिटी होती है कि वो अपनी ब्रीथिंग रेट अकॉर्डिंग टू जैसे बॉडी की नीड होती है। क्योंकि अगर हम किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है, हम ज़्यादा इंस्पिरेशन करने लग जाते हैं। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में CO2 बढ़ जाती है तो उसको निकालने के लिए हम ज़्यादा एक्सपिरेशन करने लग जाते हैं। तो ये ह्यूमन बींग की एबिलिटी होती है। तो उसी को हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा देखेंगे दोस्तों, बहुत इजी वे में। तो टाइप ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी का दो टाइप्स में होता है। एक तो न्यूरल कंट्रोल है दोस्तों, एक केमिकल कंट्रोल है। न्यूरल कंट्रोल और केमिकल रेगुलेशन। पहले मैं न्यूरल रेगुलेशन का आपको मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। न्यूरल रेगुलेशन में दो होते हैं, एक तो वॉलेंट्री, एक आपके होते हैं ऑटोनॉमिक। वॉलेंट्री कंट्रोल वो होता है जिसमें आप कुछ हद तक ही कर सकते हैं। वॉलेंट्री ऑफ रेस्पिरेशन, वापस सुनो दोस्तों, कुछ हद तक ही आप रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप योगा कर सकते हो तो कुछ टाइम सेकंड्स के लिए आप अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं। पर ऑटोनॉमी कंट्रोल जो आपकी 24 आवर्स, चाहे आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, वो आपके कंट्रोल कर रहे हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल का सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, वो आगे हम बता दूंगा मैं आपको। ऑटोनॉमी कंट्रोल में दो सेंटर होते हैं, जो कि हाइंड ब्रेन में पीछे की तरफ जो आपकी गर्दन होती है, सर्वाइकल एरिया, हाइंड ब्रेन उसे कहते हैं, पीछे वाला पार्ट। उसमें दो चीजें होती हैं आपकी, मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर दो होते हैं, एक तो DRG ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये लोकेशन सिचुएशन होती है, एक आगे होता है, एक इसके जस्ट नीचे आके थोड़ा सा लेटरल साइड में होता है। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा में दो है, DRG और VRG। इनका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। पोन्स में दो हैं, एपनिस्टिक सेंटर और न्यूमोस्टेक्सिक सेंटर होते हैं। केमिकल रेगुलेशन में दो चीज़ें आ जाएगी वापस दोस्तों, सेंट्रल केमोरिसेप्टर और पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। केमिकल नाम से पता चल रहा है, जिसमें मेजरली CO2 और H+ गैस के बॉडी में कितनी है उसके हिसाब से रेस्पिरेशन उसका कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर CO2 ज़्यादा हो गई तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में सिचुएटेड CO2 और H+ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और उस CO2 को निकालने के लिए एक्सपिरेटरी मसल्स को बढ़ावा दे देते हैं ताकि उससे CO2 निकल जाए। इसी तरह से पेरिफेरल में दो होते हैं रिसेप्टर पेरिफेरल के अंदर, एक तो होते हैं एरोटिक आर्ट्स पे सिचुएटेड होता है, एक आपका कैरोटिड आर्ट पे सिचुएटेड होता है पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। ये क्या होता है कि ब्लड के अंदर CO2 और H+ बढ़ जाते हैं, तो ये क्या होता है डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लिगेंटा के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट नीड ऑफ द बॉडी। तो इनको वन बाय वन थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट जो हम देखेंगे वॉलेंट्री कंट्रोल, इसका सीधा सा सिंपल है कि ये स्पॉन्टेनियस है बट टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक ही आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, बाकी का आपको ये ऑटोनॉमिक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपको इतना कोई फोकस नहीं करना पड़ता, वेतन से आप ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को निकालते रहते हैं। सभी वॉलेंट्री जितने भी आपकी बॉडी के अंदर, चाहे स्केलेटल हो चाहे जितने भी वॉलेंट्री है, इनका सबका कंट्रोल का सेंटर में ब्रेन में कहाँ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। चलिए ऑटोनॉमी को थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं कि ऑटोनॉमी की जितने भी सेंटर है हाइंड ब्रेन पार्ट में है, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को कंट्रोल करके चलते हैं, रेगुलेट करके चलते हैं। तो ये इस तरह से है। फर्स्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा हाइंड ब्रेन में पार्ट है, इसके अंदर हमने दो देखे थे कि DRG और VRG। इट कैन रेगुलेट बोथ एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन, मतलब DRG और VRG दोनों मिलकर इंस्पिरेटरी मसल्स और एक्सपिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं जब भी ये न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप मेडुला, ये ऊपर वाला हिस्सा है आपका पोन और नीचे वाला हिस्सा है आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा। पोन्स में आपके न्यूमिस्टिक सेंटर, एपनिस्टिक सेंटर, ये DRG और ये VRG है। अगर मैं DRG की बात करूँ तो ये जो अभी आप रेस्टिंग स्टेज में
जैसा आप न तो एक्सरसाइज कर रहे हैं न कुछ वर्क कर रहे हैं, तो रेस्टिंग स्टेट में जो आपके मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है वो डीआरजी ग्रुप होता है। इसमें केवल इंस्पायरेटरी कंट्रोल का ही सेंटर पाया जाता है। अब आप इंस्पायरेटरी के लिए मसल्स कौन कौन सी योगदान है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों पे इसका कंट्रोल होता है। तो ये कह सकते हैं डीआरजी का मोटा तौर पे कि डीआरजी का कंट्रोल केवल इंस्पायरेटरी ग्रुप का होता है, जो कि एक रेस्टिंग टेस्ट में आपको जरूरत होती है, उस समय आपका डीआरजी एक्टिवेटेड है। It is located in the dorsal portion of medulla oblongata. This group of neuron mainly cause inspiration by stimulating the muscles of diaphragm to flat and the external intercostal muscles to raise. क्योंकि जब भी आपको इंस्पायरेशन करना होता है तो डायफ्राम को फ्लैट करना होता है और आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को रेस करना होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम जहाँ बढ़ता है तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि अगर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा होगा कि जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम, तो ऑटोमेटिकली वायर डिफ्यूजन प्रोसेस से एनवायरनमेंट से गैस एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हाई कंसंट्रेशन प्रेशर ऑक्सीजन का और लंग्स की में प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाती है, और जस्ट अपोजिट एक्सपिरेशन करते समय वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो CO2 बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो डीएनजी जो या डीआरजी कह सकते हैं, जिसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है आपका वीआरजी। वीआरजी में दोनों ग्रुप आए जाते हैं, पर वीआरजी का मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपायरेटरी सेंटर। इट इज लोकेटेड, वही वेंट्रोलेटरल, थोड़ा सा मैंने बता दिया, डायग्राम पीछे देख लेना, लेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा, क्योंकि ये दोनों मेडुला ऑब्लिगेंटा के सेंटर है। ये सेंड सिग्नल दोनों को करते हैं, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी, बट इसका सबसे ज्यादा कंट्रोल देखिए, इट मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन नाउन एज एक्सपायरेटरी सेंटर। मतलब अगर फोर्सफुल एक्सपायरेटरी सेंटर के लिए, जैसे आप हैवी रनिंग एक्सरसाइज कोई वर्क करते हो, तो उस जब आपकी मसल्स में CO2 ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो वो ब्लड के माध्यम से लंग से निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि डीप एक्सपायरेशन, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, ताकि वो CO2 बाहर की ओर निकल जाए। तो उस समय जो सेंटर एक्टिवेट होता है वो वीआरजी होता है। तो डीआरजी इज द नॉर्मल इंस्पायरेशन, वीआरजी इज द एक्सपायरेटरी के लिए होता है। जो पोन्स में सिचुएटेड होता है एपनिस्टिक सेंटर, ये एपनिस्टिक सेंटर डीप इंस्पायरेशन के लिए, जब आपको ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होती है बॉडी को, है ना, आपके ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ आपको ब्रीथिंग इश्यूज आ रहे हैं, चाहे हाई एल्टीट्यूड में चले गए, तो जहाँ आपको क्या होता है कि बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस समय जो सेंटर एक्टिवेट होते हैं वो होता है एपनिस्टिक सेंटर। ये लिखा हुआ है, दिस सेंटर लाइज द लोअर पार्ट ऑफ पोन्स वेरियोलाई के लोअर पार्ट में, और सेंड सिग्नल फॉर इंस्पायरेशन ऑफ डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटिंग द इंस्पायरेटरी सेंटर। मतलब ये साथ साथ में डीआरजी को भी और बीआरजी को भी एक्साइटेड करता है कि इंस्पायरेटरी मसल्स को और एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स को उसमें ये एक्साइटेड करते हैं ताकि डीप इंस्पायरेशन कर सकें। तो इस ये ऑटोमेटिकली जैसे आप डीप इंस्पायरेशन करोगे तो क्या बढ़ जाएगा, आपका टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, पर जो दूसरा सेंटर न्यूमोस्टिक सेंटर, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए कि न्यूमोस्टिक सेंटर ओवरऑल द सेंटर का कंट्रोल होता है। न्यूमोस्टिक सेंटर अगर चाहता है तो जैसे आपकी बॉडी की डिमांड फिल हो जाती है, ये न्यूमोस्टिक सेंटर को सिग्नल इनहिबिट कर देता है। ये इंस्पायरेटरी डीआरजी ग्रुप, जो इंस्पायरेटरी ग्रुप होता है, उसको भी स्टॉप कर देता है। तो न्यूमोस्टिक सेंटर क्या करता है कि ये सभी सिग्नल का कंट्रोलेशंस होता है, क्योंकि बॉडी में अगर अकॉर्डिंग टू नीड अगर फुलफिल हो जाती है तो ये सभी सेंटर को रोकने वाला चाहिए, तो ये ग्रुप होता है आपका न्यूमोस्टिक सेंटर। इट इज लोकेटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ पोन्स वेरिलाई। इट कैन स्लो डाउन, ये देख लिए, स्लो डाउन एंड रिड्यूस द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको स्लो डाउन करता है, क्योंकि एपनिस्टिक सेंटर के द्वारा वो जो स्टिमुलेट होता है। सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। आगे ना, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को ये स्टॉप डिक्रीज कर देता है और आरआर को भी कम कर देता है। इट वर्क थ्रू द मेडुलरी सेंटर, मतलब मेडुला के सेंटर्स के अकॉर्डिंग काम करता है कि भी ये आईआरजी कितना सिग्नल, मतलब इंस्पायरेटरी मसल्स को अगर फास्ट जो सिग्नल भेज रहा है उसको स्टॉप करने का काम करता है। साथ में न्यूमोस्टिक सेंटर सेंड सिग्नल टू इनहिबिट इंस्पायरेशन विच अलाउड इट स्पेसिफिक कंट्रोल द रेस्पिरेटरी रेट। ये सिग्नल सेंड करता है इंस्पायरेटरी मसल्स को डायरेक्टली, और फेरेनिक नर्व को भी कंट्रोल करता है, जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है, उसको भी क्या कर देता है, उसके सिग्नल को रेड्यूस कर देता है, ताकि आपके उस समय इंस्पायरेशन जो आ रहा है वो फोर्सफुली जो आप कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाए। साथ में ये क्या करता है कि अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि एपनेस्टिक सेंटर इंस्पायरेटरी मसल्स को बढ़ा रहा था तो न्यूमोस्टिक सेंटर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये लास्ट में लिखा हुआ है कि एपनेस्टिक सेंटर एंड न्यूमोस्टिक सेंटर आर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो अपोजिट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली न्यूमोस्टिक सेंटर को आप कह सकते हैं कि ओवरऑल सेंटर का कंट्रोल होता है, क्योंकि ये सभी सेंटर के सिग्नल को इनहिबिट करने का काम करता है, स्टॉप करने का काम करता है,
क्योंकि अगर ये न्यूमेटिक सेंटर नहीं होता तो आप जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो ये क्या करता है, फोर्सफुली जो इंस्पायरेशन करते हैं उसको सबको स्टॉप कर देता है। एपनिस्टिक सेंटर जो डीप इंस्पायरेशन के लिए उसको भी स्टॉप कर देता है कि बॉडी में फुलफिल डिमांड है, तो न्यूमेटिक सेंटर इसको कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों। अगर हम बात करें सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल मतलब ब्रेन के मिडिल ऑब्लिगेंटा के वहाँ पे CO2 और मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के रिसेप्टर होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं कि बॉडी के अंदर अगर CO2 और H+ बढ़ जाए तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। और साथ तो ये क्या करते हैं कि फोर्सफुली अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द एडजस्टमेंट कि CO2 ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको निकालने के लिए इंस्पायरेटरी फोर्सफुली एक्सपायरेटरी ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो रहा है और बॉडी में CO2 कम हो रही है तो ये ऑटोमेटिक इंस्पायरेशन कर देते हैं, लग जाता है तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट है कि भाई किस गैस को किस तरह से रिमूव करना है, क्योंकि अगर CO2 निकलेगी तो ऑटोमेटिकली H+ भी कम होने लग जाएगा। और यही रिसेप्टर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर दो जगह होते हैं, एरोटिक और कैरोटिड बॉडी। तो ये डायग्राम दे सकते हैं, ये एरोटिक आर्च है, ये कैरोटिड बॉडी। ये कैरोटिड पे CO2 इसके सेंसर होते हैं ताकि ब्लड में बढ़ा हुआ CO2 और H+ के अगर ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में CO2 तो इससे हम कंडीशन कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं कि सेंटर में जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है उसके सेंटर को मैसेज देते हैं ताकि CO2 अगर ज़्यादा बढ़ गई हो 35 से 40 mm से ज़्यादा हो गई तो ये इंस्पायरेशन फोर्सफुल एक्सपायरेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि आपका कौन सा VRG है, और ताकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो और CO2 बाहर की तरफ वॉश आउट हो जाए, एक्सेल हो जाए लंग्स से। तो ये दोस्तों पूरा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।